महाभद्रा सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्रता शिवानुजा पुस्तकधृत् ज्ञानमुद्रा रमापरा कामरूपा महाविद्या महापातकनाशिनी स्वागतं सुस्वागतं शुभ स्वागतं। नमो नमः। विद्यादेवतां सरस्वतीं प्रणम्य संस्कृत विभागतः डॉक्टर पल्लवी राजूरकर सर्वेषाम् अभ्यागतानां स्वागतं व्याहरामि। अद्य जून मासस्य प्रथम समारोहाः सम्पद्यते। समारोहे उपस्थिताः नागपुर विद्यापीठतः हिंदी विभाग प्रमुखाः सम्मानीय डॉक्टर मनोज पांडे महोदयः अत्र अतिथिरूपेण उपस्थिताः। महाभागानां स्वागतम् अहं शब्दसुमनैः व्याहरामि। तथा अस्माकं महाविद्यालयस्य व्यवस्थापनकुशलः कार्यमग्नः प्राचार्यः डॉक्टर सुजित मैत्रे महोदयः अत्र अध्यक्षरूपेण उपस्थिताः। महोदयानां स्वागतम् अहं शब्दसुमनैः व्याहरामि। तथा अस्माकं उपप्राचार्य डॉक्टर संदीप तुंडुरवार महोदय तथा उपस्थिताः सर्वाः प्राध्यापकवृन्दाः प्रशासकीय तथा शिक्षकेतर कर्मचारी वृन्दाः तथा मम प्रिय छात्रगणाः अत्र समागता स्वागतं व्याहरामि। संस्कृतं संस्कृते मूलम् इति सत्यं खलु। अतः भारतदेशे अथवा अन्यत्रापि संस्कृतभाषायाः अध्यापनं प्रचलति। सा तु देववाणी गीर्वाण भारती। संस्कृत भाषा केवलं संसारस्य सर्वासां भाषाणां जननी नास्ति, परम् एषा अनेकासां भाषाणां परिपोषिका अवश्यमस्ति। सा तु भारतीयाणां भाषाणां जन्मदात्री एव। यादृश उच्चारणं तादृश तस्य विन्यासः भवति। अस्या भाषायाः अध्ययनं कृत्वा एव मानवः विद्वान् भवितुम् अर्हति। तो हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी साहित्य हो या संस्कृत साहित्य, साहित्य भाषा में ही लिखा जाता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने समाज के आचार व्यवहार तथा अपने विशिष्ट जीवन शैली तथा जीवन मूल्यों से अवगत होते हैं और भाषा द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं तथा अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं। आज इसी भाषा अध्ययन का वर्तमान युग में क्या महत्व है, इस पर व्याख्यान आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का अग्रिम सूत्र मैं हिंदी विभाग की डॉक्टर सुधा जांगीड़ महोदया को प्रदान करती हूँ। धन्यवाद राजनकर मैडम। मैं डॉक्टर सुधा जांगीड़ आज आप सभी का इस आभासी मंच पर स्वागत करती हूँ। संस्कृत और हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वर्तमान युग में भाषा अध्ययन का महत्व विषय पर आज ऑनलाइन व्याख्यान रखा गया है। मित्रों, इस 21वीं सदी में जो ग्लोबलाइजेशन का युग माना जा रहा है, बिजनेस और कंपनियों का युग माना जा रहा है, विदेशों से व्यापार में उदार नीति का युग माना जा रहा है, ऐसे में कानून, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, राजनीति तथा व्यापार आदि के बढ़ते महत्व में भाषाओं के अध्ययन के महत्व को लेकर शंका उत्पन्न हो गई है। तो दूसरी ओर अंग्रेजी यानी कि अभियांत्रिकी की पढ़ाई अब हिंदी, मराठी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी छात्र कर पाएंगे। इसका समाचार समूचे भारत में विद्यार्थियों में हर्ष और उत्साह पैदा कर दिया है। इसी शंका और हर्ष के मध्य की विडंबनाओं को दूर करने के लिए आज विंध्यानी महाविद्यालय ने एक चिंतन सत्र का आयोजन किया है। इस चिंतन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रसंघ तुकडोजी नागपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे सर का परिचय हम सभी तनिक विस्तार से जान पाए, इस हेतु सादर आमंत्रित है प्रियंका पंडित मैडम। मैम आप म्यूट, मैम माइक खोलिए। माइक खोलिए। हेलो, अभी आई आवाज? बिल्कुल। डॉक्टर पांडे सर की विशेष अभिरुचि हिंदी आलोचना, प्रयोजन मूलक हिंदी तथा मीडिया के अध्ययन अध्यापन में है। साहित्य के नए विमर्शों पर आप लगातार लिखते रहे हैं
इन अनुशासनों पर 8 पुस्तकें तथा कई शोध लेख एवं आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपने केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में कुछ वर्ष अध्यापन किया। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल की स्वतंत्र भारत की पत्रकारिता विषयक शोध परियोजना से संबद्ध रहे। आपकी कई प्रकाशित कृतियां हैं, जिनमें मुख्य हैं हिंदी आलोचना, दृष्टि और प्रवृत्तियां, आलोचना के नए परिप्रेक्ष्य, प्रयोजन मूलक हिंदी विविध आयाम, समकालीन साहित्य, वैचारिक चुनौतियां आदि। आपके द्वारा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं व सेमिनार सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। हिंदी आलोचना तथा कार्यात्मक हिंदी आपका वैशिष्ट्य है। वर्तमान में सर नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। अभिनंदन सर। धन्यवाद प्रियंका मैडम। आज के इस चिंतन सत्र में मार्गदर्शक के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर सुजीत मैत्रेय हमारे मध्य उपस्थित हैं। प्राचार्य महोदय ने DE, MBA, MCOM, PhD और MA इकोनॉमिक्स में किया है। अतः अभियांत्रिकी, वाणिज्य, प्रबंधन और अर्थशास्त्र के व्यक्तित्व आज के भाषा के महत्व को लेकर क्या विचार रखते हैं, यह जानना सभी के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अतः प्राचार्य महोदय सादर आमंत्रित हैं आज के इस चिंतन सत्र के प्रास्ताविक व मार्गदर्शक परक उद्बोधन हेतु। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर पल्लवी राजनकर संस्कृत विभाग, डॉक्टर प्रियंका पंडित और डॉक्टर सुधा जांगीड़, तीनों ने एक अच्छी पहल की है जिसके तहत आज का ये जो कार्यक्रम है ये प्रकट हुआ है। आज आपने एक विशेष अतिथि को बुलाया है जो हमें मार्गदर्शन करेंगे, श्री मनोज जी पांडे। उनका परिचय अभी हमने सबने पाया है और आज जो हमारे साथ वो वार्तालाप करेंगे, हमें जो मार्गदर्शन करेंगे, उसमें हमें और परिचय उनका मिलेगा। भाषा हमेशा से वक्तृत्व का विषय रहा है, चर्चा का विषय रहा है और आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने इसको और एक हवा दी है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, आद्य भाषा, ये सारे भाषा में कौन सी भाषा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा होती है। और जो तकनीकी है या और कोई प्रशिक्षण है वो किस भाषा में होना चाहिए, उसके ऊपर आज के दौर में चिंतन हो रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में अगर हम वो चीजों को पढ़ाए तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाए। ये हो गई हमारे ओर से उनके तरफ जाने वाली दिशा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आज के युग में, जो आज के युवा को चाहिए, वो ये है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। और वो जब वो खुद को एक्सप्रेस करने जाता है तो कहीं ना कहीं वो रुक जाता है, उसको कहीं ना कहीं वो शब्द नहीं मिल पाते या वो भाषा नहीं उसके पास आती जिसके थ्रू वो सब लोगों को समझा सके कि उसे बोलना क्या है और वो कहना क्या चाहता है। सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक्सप्रेस करने के लिए मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। और हमारा शिक्षक करके ये कर्तव्य है कि चाहे जो भी भाषा उसे पसंद हो, चाहे वो राष्ट्रभाषा हो या उसकी खुद की मातृभाषा हो या फिर जिससे वो डरता है वो ऐसी अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा में वो बात करे, लेकिन वो बात करे ये पहले हमें देखना है। और मेरे हिसाब से भाषा की उपयोगिता या भाषा को सिखाना ये एक मतलब एक इसका ये एंगल भी होना चाहिए, इसका एक परिप्रेक्ष्य भी होना चाहिए कि उसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसने क्या पढ़ा है और उसके क्या मायने हैं वो लोगों को समझा पाए। मेरे ख्याल से मेरे इस बात को काफी प्राध्यापकगण जो यहाँ जुड़े हुए हैं और बच्चे भी है जो समझ पा रहे होंगे कि वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। आपको क्या लगता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरे ख्याल से आज यानी वर्तमान में भाषा अध्ययन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसको करने से क्या लाभ होगा, क्योंकि बच्चों को आज के युग में
वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हम क्यों पढ़े। इस सवाल का जवाब जब उन्हें मिल जाता है तो उस विषय में वो रुचि लेके पढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से आज के जो वक्ता है इन सारे पहलुओं के ऊपर अपना ध्यान देंगे, ऐसा मुझे लगता है। विद दिस मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। बचपन में जब मैं सीखता था और सीख रहा हूँ अभी भी, तो हिंदी और संस्कृत एक साथ लिया था 50-50 मार्क का। तो इस बार एक अच्छा पहल दिख रहा है दोनों डिपार्टमेंट की ओर से कि हिंदी और संस्कृत मिलके किसी एक साझे विषय के ऊपर चर्चा आयोजित कर रहे हैं। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाषा का महत्व सदा बना रहेगा। प्राचार्य जी नई शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व को रेखांकित किया, साथ ही युवाओं को प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया तथा साथ ही प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए मातृभाषा या अन्य किसी भी भाषा का कितना अधिक महत्व हो सकता है, यह प्राचार्य जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तकरीबन 150 वर्ष पूर्व आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के प्रस्तावक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि दुनिया के सभी विकासों के मूल में हमारी अपनी भाषा होती है। यदि उसका विकास हम नहीं कर पाए तो हम सभी प्रकार के विकासों से वंचित रह जाएंगे, भौतिकी भी और विशेष रूप से भावनिक, आध्यात्मिक और आत्मिक भी। तो उन्हीं के शब्दों में निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। और ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक है। कितनी सार्थक है, कितनी प्रासंगिक है, ये आज जान पाएंगे जब आप आज के अतिथि वक्ता के विचार सुनेंगे। तो डॉक्टर मनोज पांडे सर सादर आमंत्रित हैं व्याख्यान हेतु। पांडे सर। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर, आवाज आ रही है जी सर। सर, आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी सर। हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। धन्यवाद। तो बात शुरू की जाए। बिल्कुल सर, स्वागत। धन्यवाद। महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, इस कार्यक्रम को संयोजित कर रहे पल्लवी जी, सुधा जी और पंडित मैडम, आप सभी ने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आज आपके महाविद्यालय के साथ इस रूप में जुड़ सकूं। क्योंकि हम सभी भाषा के शिक्षक हैं और मुझे लगता है कि जैसा प्राचार्य महोदय कह रहे थे, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा की मूल उपयोगिता ही यही है कि किस प्रकार से संप्रेषण कौशल बेहतर बनाया जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार करते हैं बोलचाल में, जरूरी ये है कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कितने बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जब इस प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं एक अध्यापक के तौर पे और एक भारतीय के रूप में भी, दोनों ही बातें यहाँ रखनी होगी, क्योंकि आज का जो विषय आपने रखा है वह भाषा अध्ययन का महत्व जरूर आज के संदर्भ में इससे इंगित होता है। लेकिन जैसा मुझे पल्लवी जी ने बताया था, और चूंकि हिंदी और संस्कृत विभाग मिलकर के इसको कर रहे हैं, अंग्रेजी विभाग भी आपके महाविद्यालय में है, लेकिन यह भाषा विभाग का संयुक्त आयोजन न हो करके चूंकि हिंदी और संस्कृत विभाग का आयोजन है, इसलिए कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी मंशा यह जरूर होगी या यह भावना जरूर होगी कि हिंदी और संस्कृत को लेकर के ही, मतलब भाषा के रूप में हम केवल हिंदी और संस्कृत को लेकर के ही बात करें। और आज के संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में आपने इस विषय को उठाया है या कि इन दोनों विभागों ने इस विषय पे बातचीत करने की पहल की है, मुझे लगता है कि हमें बावजूद इसके कि सहज और सरल शब्द हो सकता है अंग्रेजी के तमाम हो जिनका इस्तेमाल उच्चारण करते समय हम लोग कर लेते हैं, मेरे भी उच्चारण में कई शब्द आपको आ सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि आप कह तो बात हिंदी और संस्कृत के संदर्भ में रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके वक्तव्य में स्वयं कई अंग्रेजी के शब्दों का व्यवहार हो रहा है। सवाल इसका नहीं है, परहेज हमें अंग्रेजी से नहीं होना चाहिए,
किसी को भी नहीं हो सकता। और आज की तारीख में परहेज करना हमारे समझ से अपना पिछड़ापन जाहिर करना है। अपने आप को विकास की दौड़ से या समय की गति के साथ कदम ताल न कर पाना है, मैं उसको इस रूप में लेता हूं। यह जो विषय आपके महाविद्यालय ने रखा है, विशेषकर मैं विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस बात को कह रहा हूं, यह विषय कि संस्कृत और हिंदी विभाग जब भाषा अध्ययन के महत्व की चर्चा कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यह बात आती है कि संस्कृत और हिंदी, पल्लवी जी अगर मैं करेक्ट नहीं हूं या कि आप लोगों को लगता है कि नहीं भाषा के उस व्यापक परिप्रेक्ष्य को लेना चाहिए जिस परिप्रेक्ष्य में शायद मराठी और अंग्रेजी भी शामिल हो जाती है। यद्यपि मैं मराठी का अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, चूंकि मराठी साहित्य से या कि मराठी भाषा से मेरा उतना ताल्लुक नहीं है। हाँ, अंग्रेजी से थोड़ा बहुत जरूर है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में मैंने भी थोड़ी पढ़ाई की है, इसलिए अंग्रेजी के संदर्भ में बात जरूर हो सकती है। पर मुझे लगता है कि बेहतर यह होगा कि हम इन दोनों भाषाओं को इस नाते छोड़ दें अभी अपनी इस चर्चा में, क्योंकि आज दो विभागों ने मिलकर के यह प्रयास किया है, तो उन दो विभागों को इसका श्रेय देना चाहिए हमें, और उन दोनों विभागों की भाषाओं को ही केंद्र में रख करके बात करना न्यायोचित लगता है। हिंदी और संस्कृत की जहां तक बात है, हिंदी और संस्कृत का वर्तमान संदर्भ में महत्व क्या है, जैसा पल्लवी जी से जब चर्चा हो रही थी उनकी अपेक्षा यह थी कि जो पाठ्यक्रम में हमारे है, मतलब चाहे वह हिंदी के पाठ्यक्रम में हो या कि संस्कृत के पाठ्यक्रम में हो, पाठ्यक्रम में जो चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं उन पर कुछ बातें हों। मैं पूरी ईमानदारी से और क्षमा याचना करते हुए यह कहना चाहूंगा, मैंने अपने आप को इस विषय के लिए उपयुक्त इसलिए नहीं पाया क्योंकि एक तो अंडर ग्रेजुएट जिसको कहते हैं आप, आपके स्नातक कक्षाओं को पढ़ाने का मेरा अनुभव नहीं रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, जो पाठ्यक्रम संस्कृत का है, क्योंकि संस्कृत को एक विषय के रूप में 10वीं तक हमने भी पढ़ा है, लेकिन 10वीं के बाद न मैंने पढ़ा है और न पढ़ाया है, इसलिए जो सामान्य और बेसिक जानकारी है उस सामान्य और बेसिक जानकारी के आधार पर हम विद्यार्थियों के समक्ष उनके अपने पाठ्यक्रम के बारे में, मुझे नहीं लगता है कि मेरा बात करना उचित होगा। जो संबंधित शिक्षक हैं वही उस बात को रखेंगे कि पाठ्यक्रम की चीजें जो हैं, मतलब पाठ्यक्रम में चाहे वह व्याकरण हो, चाहे वह गद्य पद्य वाला हिस्सा हो, उस पाठ्यक्रम के हिस्से में उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ना और पढ़ाया जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि जो व्यक्ति उसका अधिकृत विद्वान होगा, उसका अधिकारी होगा, वही उस बात को बेहतर तरीके से रख सकता है। मैं इसलिए इस आमंत्रण को आपके महाविद्यालय के साथ जुड़ने को इसलिए स्वीकार कर पाया, मुझे लगा कि चूंकि विषय एक ऐसा दिया जा रहा है कि आप वर्तमान संदर्भ में भाषा के महत्व के बारे में, मतलब एक खुले रूप में आप बात कर सकते हैं। पाठ्यक्रम से, जैसा हमने कहा कि उनसे मैंने पहले ही निवेदन कर लिया था कि मैं पाठ्यक्रम केंद्रित होकर के बात नहीं कर पाऊंगा, तो पाठ्यक्रम को केंद्र में रख करके हमारी चर्चा नहीं होगी। मैं भाषा के सामान्य महत्व, सामान्य संदर्भों में, या कहें कि वर्तमान दौर में सामान्य रूप से भाषा की क्या उपयोगिता है, क्योंकि जब कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद एडमिशन के लिए आता है, हमारे आपके पास वह बीए, बीकॉम, बीएससी या जो भी पाठ्यक्रम हमारे यहाँ चलते हैं, उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आता है तो सबसे पहला सवाल, सबसे पहला प्रश्न विद्यार्थी के मस्तिष्क में यही होता है कि हमें कौन से प्रश्न पत्र लेने चाहिए। ठीक है, जिनका परिवेश बहुत बढ़िया होगा, जिनके घर में पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनको पहले से ही कुछ बताया समझाया गया होता है, वे विद्यार्थी तो अपने आप चयन करके आते हैं, लेकिन तमाम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं हुआ करता है। ऐसे विद्यार्थियों के साथ जो समस्या आती है विद्यालय में, महाविद्यालय में जब प्रवेश के लिए वे आते हैं, उस समय अध्यापकों से जो संपर्क होता होगा, मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक अपने स्तर पर अपने विषय के संबंध में अच्छा ही कहते हैं, अच्छा ही कहना चाहिए। और
हर व्यक्ति और हर पाठ्यक्रम या कहें कि हर विषय अपने आप में अच्छा है भी। कोई भी विषय ऐसा नहीं है दुनिया में जो विषय अच्छा ना हो। अच्छा इस संदर्भ में ना हो कि उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि आज भौतिकवाद का दौर है, तो इसमें रोजगार से जोड़ करके तमाम लोग अपने विषय को भी परिभाषित करने लगते हैं, उसकी भी व्याख्या करने लगते हैं। इससे मैं इस बात को कह रहा हूं कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें रोजगार की संभावनाएं नहीं है। भाषा के अध्ययन में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। सवाल यह है कि हम उस स्तर के न तो अध्यापक बन पाते हैं और न ही विद्यार्थी तैयार कर पाते हैं। यदि हम अपने विद्यार्थियों को इस तरीके से तैयार करें कि भाषा में क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के लिए क्या अपेक्षित है, कितनी दक्षता की आवश्यकता है, कितनी तैयारी की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि भाषा के माध्यम से जो लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कमा रहे हैं। दुनिया का बहुत बड़ा व्यवसाय भाषा के माध्यम से चल रहा है। अगर भाषा नहीं होती तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह, वैसे तो व्यापक संदर्भ में कहा जाए तो ये पूरा का पूरा कारोबार ही नहीं चल सकता है, क्योंकि शुरू में जैसा प्राचार्य सर भी कह रहे थे कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है, और संप्रेषण किसी भी चीज की बुनियादी आवश्यकता है। मनुष्य जिस समय पैदा होता है उस समय से लेकर के और जब तक अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा होता है, अंतिम यात्रा के पड़ाव पे होता है, तब तक उसका संबंध किसी न किसी रूप में शाब्दिक या आंगिक भाषा से अवश्य पड़ता है। बिना भाषा के प्रयोग के, कहने का तात्पर्य यही है कि बिना भाषा के प्रयोग के व्यक्ति की अपनी कोई सत्ता नहीं होती है। बिना भाषा के प्रयोग के व्यक्ति वैसा ही हो सकता है जैसे शायद पक्षी या जानवर होते हैं। यद्यपि हमारा भाषा विज्ञान यह कहता है कि पशु पक्षियों और जानवरों की भी अपनी एक भाषा होती है। बहरहाल हम चूंकि मनुष्य रूप में या मानव भाषा की बात कर रहे हैं, तो इसी संदर्भ को अगर हम सिर्फ देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि भाषा की उपयोगिता मनुष्य के जीवन काल से, मतलब मनुष्य के पैदा होते ही भाषा का संबंध उसके साथ जुड़ जाता है। तो भाषा का महत्व तो अपने आप में निर्विवाद है। वर्तमान युग या किसी युग विशेष के साथ भाषा का महत्व है ऐसा नहीं हो सकता। भाषा का महत्व जिस समय यह सृष्टि बनी होगी और उस सृष्टि पर मनुष्य नाम का कोई प्राणधारी आया होगा, उसने सबसे पहले जिस चीज को इजाद किया होगा, आग, भोजन, पानी, इन सब की व्यवस्था उसने बाद में सोची होगी, या कि उसकी आवश्यकता के अनुसार ये उसके अंग बनते गए होंगे। लेकिन सबसे पहले जो उसने बोला होगा, जो उसने कहा होगा, जो उसने कहने या बताने की कोशिश की होगी, जो उसने तलाशने की कोशिश की होगी, चाहे उसने स्वयं अपने आप से ही क्यों ना कहा हो, लेकिन कहा जरूर होगा, या जिस भी रूप में आप मान लीजिए उसके मुंह से जरूर निकला होगा, चाहे वह रोने का स्वर हो, चाहे वह गाने का स्वर हो, खुशी का हो या कि दुख का हो, किसी न किसी रूप में उसके मुख से कुछ जरूर निकला होगा, उसकी जुबान से कुछ जरूर निकला होगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि वह कौन सी भाषा रही होगी इसकी कल्पना हम आप आज नहीं कर सकते। तमाम खोजों के माध्यम से भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह प्राथमिक भाषा कौन सी रही होगी या कौन सी भाषा में उसको हम आज की तारीख में मान सकते हैं, जान सकते हैं। पर जहां तक हमारे पास जो प्रमाण हैं, जिन भाषाओं को लेकर के हम भारतीय संदर्भ में बात करते हैं, उनमें सबसे पहले या सबसे महत्वपूर्ण भाषा संस्कृत है, जिस संस्कृत और हिंदी के बारे में हम लोग अभी चर्चा भी करेंगे। संस्कृत भाषा के बारे में तो यह यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि यह दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत के पहले दुनिया की किसी भी भाषा में, यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि मिस्र का जो लिटरेचर मिलता है उसमें दावे किए गए हैं कि यह दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन भारतीय भाषाओं और विशेषकर संस्कृत में जब यह खोज हुई, संस्कृत की पांडुलिपियों को जब मिलान किया गया, तो ऐसे अकाट्य प्रमाण मिलते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में है और संस्कृत में पहला ग्रंथ लिखा गया है जिसको हम लोग ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। इसको धार्मिक संदर्भ में न लेकर के हम सिर्फ साहित्यिक दृष्टि या भाषा विकास की दृष्टि से देखें तो ऋग्वेद ऐसा पहला ग्रंथ है जो भारत भूमि में रचा गया है और जिसकी भाषा देववाणी संस्कृत है। और देववाणी इसको कहा ही इसीलिए गया है क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मा के मुख से, मतलब देवता के मुख से, सृष्टिकर्ता के मुख से निकली हुई वाणी है, ऐसा माना जाता है, ऐसी कल्पना है, माना जाता है, के पीछे ऐसा बताया जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि संस्कृत जो भारतीय भाषा या जिस भारतीय भाषा के रूप में हम लोग यहाँ पर जिन दो संस्कृत और हिंदी की चर्चा करने जा रहे हैं, उनमें पहली
भाषा, दुनिया की पहली भाषा, सिर्फ भारत की नहीं दुनिया की पहली भाषा संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा सिर्फ उस प्राचीन दौर में, मतलब ऋग्वेदिक दौर में, ऋग्वेद ही नहीं रचा गया, बल्कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो भाषा सबसे ज्यादा मानक भाषा के रूप में, सबसे पहले जिस भाषा का मानकीकरण किया गया, जिस भाषा का व्याकरण तैयार किया गया, जिस भाषा को सबसे पहले परिष्कृत रूप में इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि लोक रूप होने के बावजूद भी उसका परिष्कृत स्वरूप भी निर्मित किया गया, जिस भाषा में अन्यान्य ग्रंथ लिखे गए हैं, तब जितने भी भारतीय पौराणिक ग्रंथ माने जाते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, इवन जैन और बौद्ध धर्म के भी तमाम ग्रंथ, हिंदू धर्म के तो है ही हैं, जैन और बौद्ध धर्म के भी तमाम ग्रंथों के रचयिता संस्कृत के विद्वान रहे हैं, संस्कृतज्ञ रहे हैं, संस्कृत में वे रचनाएं हुई हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी में इस भाषा का, कहना चाहिए कि एक व्याकरण निर्मित किया होगा, वह व्याकरण भी, उस व्याकरण के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वह व्याकरण भी दुनिया का पहला व्याकरण है। दुनिया का पहला व्याकरण है से तात्पर्य यही निकलता है कि हम भाषा के स्तर पर, भाषा के मामले में हम भारतवासी इस रूप में बड़े खुशकिस्मत रहे हैं कि हमारी भाषा दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन भाषा, दुनिया की सर्वाधिक प्रामाणिक भाषा और दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन साहित्य हमारी भाषा में रचा गया है। यह हम सबकी अपनी एक ऐसी विरासत है, हम सबको प्रदत्त एक ऐसी देन है विधाता की, जो शायद किसी और के लिए सुलभ नहीं है जितनी हमारे लिए सुलभ है। अब सवाल इसमें यह उठता है कि यह भाषा इतनी महत्वपूर्ण रही है, और चूंकि यह भाषा, जैसा इसका नाम है, थोड़ा सा इस पर भी विचार हमें कर लेना चाहिए कि इस भाषा जैसा इसका नाम ही रखा गया है संस्कृत, संस्कृत का मतलब ही होता है एक सभ्य, सुसंस्कृत या सभ्य, जिस शब्द का व्यवहार आज हम लोग करते भी हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए, किसी भी ऐसी व्यवस्था के लिए, किसी भी ऐसे समाज के लिए जिस व्यक्ति व्यवस्था समाज में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई ऐसी त्रुटि नहीं हो जिस त्रुटि के नाते उसे हम बहुत आदर्श न कर सकें। तो संस्कृत का कहने का मतलब यही है कि जो आदर्श हो, भाषा के मामले में जो हमारा आदर्श रहा है, उसी आदर्श को हमने संस्कृत नाम दिया है। अंग्रेजी में उसी को कल्चर्ड कर दिया जाता है। तो जो कल्चर्ड है, जो कल्चर्ड है, जो कल्चर है, कल्चर उसी से संस्कृति बनी हुई है, संस्कृत से ही संस्कृति का निर्माण हुआ है, या कहना चाहिए कि संस्कृति की वाहक ही हमारी संस्कृत रही है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि संस्कृत एक महज एक भाषा नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक धारणा है, एक सोच है। और इसी सोच को लेकर के, मतलब भाषाई सोच जो हमारी निर्मित हुई है, और इसी भाषाई सोच के आधार पर जो हमारा सांस्कृतिक, एक तरह से कहना चाहिए कि अन्वेषण हुआ है, जो हमारा सांस्कृतिक विकास हुआ है, उस सांस्कृतिक विकास की आधारशिला भाषाई स्तर पर हमारे देश में, मतलब भारतवर्ष में संस्कृत मानी जाती रही है। और इसी संस्कृत के कारण, या इसी संस्कृत के अपने आदर्श के कारण ही मित्रों हमें ये मानना चाहिए कि हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की गई है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सिर्फ जम्बू द्वीप तक भारत की खोज करना नहीं रहा है, या जम्बू द्वीप तक भारत को मानना नहीं रहा है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य यही रहा है कि पूरे चराचर जगत में जो कुछ भी विद्यमान है, उस सबके कल्याण की भावना संस्कृत के माध्यम से व्यक्त की गई है, विश्व कल्याण की भावना संस्कृत के माध्यम से व्यक्त की गई। दुनिया की यह पहली, इसलिए हमने कहा कि दुनिया की यह पहली भाषा है जिस भाषा में सिर्फ, हमने कहा, व्याकरण या कि ऋग्वेद ही नहीं रचे गए हैं, बल्कि और भी तमाम, चाहे वह न्याय शास्त्र की किताबें हों, राजनीति शास्त्र की पुस्तकें हों, जितने भी इवन चाहे वह संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तकें हों, हम ऐसा माना जाता है, चूंकि यह दावा मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम सबकी पहुंच बहुत सीमित होती गई है, ईमानदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं, हम अध्यापकों की भी पहुंच बहुत सीमित होती गई है। हमने वेद पुराण उपनिषद नहीं पढ़े हैं, हमें नहीं जानते कि हमारे वेदों पुराणों उपनिषदों में कितनी कितनी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, लेकिन जो कुछ जानकारियां वहां से निकाल करके लोगों ने प्रस्तुत की हैं, उसके आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहा है जिस क्षेत्र में संस्कृत भाषा, मतलब भाषा के रूप में संस्कृत का व्यवहार न होता रहा हो, या कि इवन ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जाता है कि अरबों के आक्रमण के पूर्व, अरबों के भारत में आने के पूर्व संस्कृत तो यहाँ की राष्ट्रभाषा हुआ करती थी, राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा हुआ करती थी। समूचे राष्ट्र में संस्कृत का व्यवहार था, और इसका प्रमाण वर्तमान में भी मिलता है। वर्तमान में भी आप देखें तो सिर्फ उत्तर भारत नहीं, सिर्फ पूर्वोत्तर का भारत नहीं,
बल्कि दक्षिण का भारत, जिस दक्षिण भारत में वर्तमान मतलब आधुनिक भारतीय भाषाओं को लेकर के ज्यादा वितंडा खड़ा किया जाता है, उस दक्षिण की भी मूल भाषा संस्कृत मानी जाती है। दक्षिण की उन चारों भाषाओं का भी नजदीकी संबंध संस्कृत से माना जाता है। इसीलिए आज भी जितने प्रकांड विद्वान मलयालम में हैं, जितने प्रकांड विद्वान तमिल में हैं संस्कृत के, उतने प्रकांड विद्वान आपको शायद ही काशी में मिले, बनारस में मिले। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज भी संस्कृत दक्षिण में उसी रूप में व्यवहृत होती है। जितने भी वहां के मंदिर हैं, आप कभी भी वहां आपको जाना हो या आप जाते ही होंगे तो वहां आप देखें कि किस प्रकार से वहां के जनजीवन में संस्कृत रची बसी है। कहने का तात्पर्य है कि पूरे भारतवर्ष को एकीकृत करने वाली जो भाषा रही है, जब हम राष्ट्रभाषा कहते हैं तो पूरे भारतवर्ष में व्यवहार की जाने वाली, भारतवर्ष की वो चौहद्दी आज खत्म हो चुकी है। आज जो भी परिधि हमारे सामने भारतवर्ष की बनी हुई है, उस परिधि में भी हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि संस्कृत एकमात्र ऐसी राष्ट्रभाषा हमारे देश में रही है। आज ठीक है, उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला पाए हैं, बावजूद इसके कि डॉक्टर अंबेडकर स्वयं ये चाहते थे, जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि संस्कृत को इस देश की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, संस्कृत को इस देश की संपर्क भाषा बनाया जाए। दुर्भाग्य हो या सौभाग्य हो, वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ, लेकिन इससे यह संकेत हमें जरूर मिलता है कि संस्कृत की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे तत्कालीन विद्वानों ने भी महसूस की है। जिन विद्वानों को लेकर के हम तमाम सामाजिक राजनीतिक संदर्भों को कोट करते हैं, उन विद्वानों ने संस्कृत के महत्व को किस तरीके से आज के 70-80 साल पहले भी महसूस किया, जब यह देश आजाद हो रहा था तब भी महसूस किया गया है। मित्रों, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि संस्कृत चूंकि एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छाइयां, बहुत ही प्रामाणिकता, बहुत ही वैज्ञानिकता, और जिसको हम कहें कि इतनी ज्यादा सहज और सरल भी। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, संस्कृत बहुत क्लिष्ट है। वो क्लिष्ट इसलिए है, और यह कहने वालों का अपना एक दोषारोपण है, यह भी माना जाना चाहिए। खासकर विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा, संस्कृत क्लिष्ट नहीं है। जितनी मेहनत हम अंग्रेजी रटने में लगाते हैं, उतनी उससे कम मेहनत हमें संस्कृत रटने में लगानी पड़ती है। और अंग्रेजी रटने पर हम एक शब्द के लिए रटते हैं तो एक शब्द से सिर्फ हमें एक शब्द का बोध होता है। संस्कृत में हम एक शब्द को अगर रट लेते हैं तो उससे अनेक शब्दों की हमें जानकारी मिलती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि संस्कृत और हिंदी का अन्य भाषाओं से मतलब है कि अंग्रेजी जिसके बनिस्बत इसको देखा जाता है और यह कहा जाता है कि ये पिछड़ी भाषाएं हो गई हैं, ये एक तरह से अंग्रेजी में कहते हैं कि आउटडेटेड भाषाएं हो गई हैं। ये एक्चुअली वास्तव में आउटडेटेड भाषाएं नहीं हैं, बल्कि इन भाषाओं के प्रति हमारी जो अपनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए थी, हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता कह लें, हमारी नैतिक प्रतिबद्धता कर लें, हमारी शैक्षिक प्रतिबद्धता कर रहे हैं कह लें, उस प्रतिबद्धता में कहीं ना कहीं कमी आई है। कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण में कमी आई है। बावजूद इसके कि 17 विश्वविद्यालय आज हमारे भारत सरकार ने संस्कृत के खोल रखे हैं या कि राज्य सरकारों की मदद से चल रहे हैं, इसके बावजूद भी 17 संस्कृत विश्वविद्यालयों के बावजूद भी संस्कृत की स्थिति हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। पर एक जगह हमको बहुत अच्छी स्थिति दिखती है, क्योंकि महत्व की बात है, इससे मैं कहीं ना कहीं महत्व से जोड़ करके इस बात को रखना चाहूंगा। एक जगह हमें अवश्य बहुत अच्छी स्थिति दिखती है। वह अच्छी स्थिति आप बता सकते हैं कहाँ दिखती है? कोई विद्यार्थी इसमें से बता सकता है संस्कृत की अच्छी स्थिति कहाँ महसूस होती है? आपको कब महसूस होती है? विद्यार्थी जीवन में ही महसूस होती है। विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत की स्थिति एक जगह हमें बहुत महत्वपूर्ण लगती है और हमारे लिए बड़ी उपादेय लगती है। वो कब लगती है? कोई बताएंगे? विद्यार्थी अवश्य जुड़े होंगे, भले ही 15-20 ही हों। मैं उन विद्यार्थियों से ही पूछ रहा हूं यह कि संस्कृत विद्यार्थियों के जीवन में, जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में ऐसा हुआ हो या आपके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन सामान्य तौर पर विद्यार्थियों के जीवन में इसी जिस स्तर के विद्यार्थी आप हैं उसी स्तर पर की ही मैं बात कर रहा हूं। एक अवसर ऐसा आता है जहां आपको संस्कृत बड़ी महत्वपूर्ण भाषा लगती है। जी, आप लोगों को बोलने की सुविधा है ना?
विद्यार्थी, पल्लवी जी विद्यार्थी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? हाँ सर वो। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो विद्यार्थियों को बोलने की आजादी है या नहीं? हाँ सर बोल सकते हैं। तो चलिए, अगर विद्यार्थी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। संस्कृत की एक जगह उपयोगिता हमें लगती है, विद्यार्थी जुड़े होंगे निश्चित रूप से। चलिए मैं बता देता हूं। उपयोगिता जब आप 11वीं में होते हैं, 11वीं में नहीं, इसके पहले 9वीं में होते हैं, 8वीं पढ़ने के बाद 9वीं में जब बच्चा जाने लगता है, तब उसको लगता है कि स्कोरिंग कौन सा है, किसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो हमारे यहाँ एक भ्रम पैदा कर दिया गया है, यहाँ तक कि विज्ञान के विद्यार्थी भी, कला के विद्यार्थी तो ठीक है, विज्ञान के विद्यार्थी और वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए भी यह भ्रम पैदा कर दिया गया है कि चूंकि संस्कृत में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, सबसे बढ़िया अंक मिलते हैं, इसलिए वह द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत चुनता है। स्कूलों का आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए तो यही देखने में आता है कि बहुत से विद्यार्थी संस्कृत चुनते हैं, और वह संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं चुनते हैं, वो संस्कृत से उनका किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए चुनते हैं कि संस्कृत को यह कह दिया जाता है कि गणितीय पद्धति से अंक संस्कृत में मिलता है, मतलब जैसे गणित में अंक मिलते हैं उसी प्रकार के अंक संस्कृत में भी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। यह संस्कृत की अपनी विशेषता है कि संस्कृत में जैसा आप पढ़ेंगे वैसा ही आप लिखेंगे, और जैसा आप पढ़ेंगे वैसा ही आप लिखेंगे, तो वैसे ही आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ये छूट या यह व्यवस्था आपको हिंदी या दूसरी अन्य भाषाओं में भी नहीं मिलती है, अंग्रेजी में भी नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा में आप जो कुछ भी लिखेंगे उसमें कहीं ना कहीं रद्दोबदल की संभावना होगी, कहीं ना कहीं कुछ छूटने, कुछ जोड़ने, कुछ घटाने की आपकी अपनी कहना चाहिए कि कलात्मकता उसमें नजर आ जाएगी, और उस कलात्मकता में कोई ना कोई त्रुटि आप जरूर कर बैठते हैं। संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है, संस्कृत में जैसा ही आपने पढ़ा है वैसा ही आप लिखेंगे। और संस्कृत के साथ एक व्यवस्था और है कि यदि आप थोड़ा सा उसको घुमा फिरा करके भी लिख देंगे तो भी आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत ये छूट देती है, उसमें विभक्ति और वचनों को लेकर के इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। इस भाषा की अपनी खासियत यही है कि इसमें उल्टा पुल्टा करके भी लिख दिया जाए तो भी अर्थ का अनर्थ नहीं होता है, इसलिए मार्क्स कटने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए हमें अंक बढ़िया मिलते हैं, जो हम कह देते हैं कि नहीं, हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के मुकाबले हमें संस्कृत लेने में ज्यादा सुविधा लगती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत, और यही नहीं, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट वाले, उन्होंने तो, और उन्होंने क्या, नासा के वैज्ञानिकों ने भी ये कहा है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में कोडिंग में सबसे सर्वाधिक सफलता मिली है। कोडिंग से मतलब यह है कि जो मैसेज जो कोड के थ्रू भेजते हैं, उस कोडिंग में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि संस्कृत में जो कोड भेजे जाते हैं उसमें एकार्थी होते हैं। एकार्थी मतलब जो कहा जाता है उसको डिकोड करने पर वही अर्थ निकलता है, लेकिन अन्य भाषाओं में उसमें अनर्थ होने की गुंजाइश रहती है, अन्य भाषाओं में अर्थभेद पाया गया है। तो संस्कृत एक ऐसी प्रामाणिक और कंप्यूटर या कहना चाहिए कि आधुनिक तकनीक के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। इसलिए संस्कृत के महत्व को सिर्फ हमने कहा कि ऋग्वैदिक काल में संस्कृत का महत्व नहीं था, या कि संस्कृत काल में संस्कृत का महत्व नहीं था, प्राचीन काल में संस्कृत का महत्व नहीं था, बल्कि आज भी हमारे लिए संस्कृत का महत्व उतना ही बना हुआ है। यही नहीं, हमारी जो जितनी भी सरकारी सामग्री तैयार होती है, जितने भी जिसको तैयार करने का कार्य, भाषाई रूप में तैयार करने का कार्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के थ्रू होता है, वह वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग संस्कृत को ही आधार बना करके शब्दों का सृजन करता है। जितने भी शब्द आज तक गढ़े गए हैं, बनाए गए हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का मतलब केवल विज्ञान की शब्दावली नहीं, बल्कि शासन प्रशासन के व्यवहार की जितनी भी शब्दावली है, उस समस्त शब्दावली को संस्कृत को आधार बना करके तैयार किया गया है। मतलब संस्कृत की उपयोगिता हमारे यहाँ निर्विवाद रूप से, संस्कृत का महत्व हमारे यहाँ निर्विवाद रूप से वर्तमान दौर में भी बना हुआ है। और आज भी हमने कहा आपसे कि 9वीं में और 10वीं में हमारे स्कूली शिक्षा में भी संस्कृत का वही महत्व है।
और यह तो स्कूली शिक्षा की बात है, यही स्कूली शिक्षा नहीं, आज अपने ही देश में कहा जाता है कि संस्कृत देश की तीसरी सर्वाधिक प्रमुख भाषा है। आज भी संस्कृत मृत भाषा मानने वालों के बावजूद भी, उनके अपने कुतर्कों के बावजूद भी, संस्कृत इस देश की तीसरी बड़ी भाषा है। क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी के बाद संस्कृत तीसरी बड़ी भाषा इस देश की है। तो जो भाषा इतने व्यापक स्तर पर मान्य की जा रही है, जिस भाषा की इतनी महत्ता है कि पूरे देश में इतने अधिक लोग उसको बोलते अपनाते हैं, वह भाषा अमहत्वपूर्ण तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए वर्तमान युग के साथ जो आपका विषय जुड़ता है कि संस्कृत या कि भाषा के रूप में संस्कृत का महत्व, मुझे लगता है कि भाषा के रूप में संस्कृत का महत्व निर्विवाद रूप से पहले से कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा ही है। और आगे जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जो वैज्ञानिक खोजें आगे हो रही हैं, उनमें तो यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा संस्कृत का वह स्वरूप थोड़ा सा परिवर्तित हो, लेकिन उस नए स्वरूप में, नए मॉडल में संस्कृत इस दुनिया की एक महत्वपूर्ण भाषा होगी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में आगे आने वाले समय में संस्कृत की अपनी महत्ता और ज्यादा बढ़ेगी। जहां तक हिंदी का सवाल है, सर जिक्र कर रहे थे अभी प्राचार्य महोदय नई शिक्षा नीति का। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में मित्रों, हम सभी विद्यार्थियों को भी अब शायद इधर अखबारों या आपके संचार माध्यमों पर तमाम ऐसी जानकारियां आई हैं, मिली होंगी, आप सभी जानते भी होंगे। भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, यह नई शिक्षा नीति वास्तव में उसी त्रिभाषी फार्मूले का कहीं ना कहीं विकसित रूप है। जो त्रिभाषा फार्मूला भी हमको यही सिखाता था कि अंग्रेजी तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान रहे हैं, दुनिया के साथ आप चलना चाहते हैं तो अंग्रेजी लीजिए, लेकिन अपनी भाषा के साथ आप एक और भाषा को लीजिए। अपनी भाषा मतलब अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी लीजिए, मराठी भाषी हैं तो मराठी लीजिए, लेकिन उस हिंदी और मराठी के साथ आपको एक ऐसी भाषा चुननी चाहिए जिस भाषा के माध्यम से आप और बेहतर तरीके से भाषा की बुनियाद को समझ सकें, भाषा को समझ सकें, मतलब भाषा के मामले में और ज्यादा आप समृद्ध हो सकें। तो उसमें आमतौर पर संस्कृत ही लिया जाता है। इस रूप में भी मैं कह रहा हूं कि संस्कृत बड़ी महत्वपूर्ण भाषा रही है त्रिभाषा फार्मूले के रूप में भी, क्योंकि त्रिभाषा फार्मूले में खासकर उत्तरी और पूर्वी राज्यों में यह अपेक्षा थी कि वहां की भाषाओं को पढ़ा जाएगा, या कि हिंदी तक क्षेत्रों में यह अपेक्षा थी कि हिंदी को पढ़ा जाएगा, हिंदी भाषी क्षेत्रों में कि हिंदी के साथ दक्षिण या पूर्व की भाषाओं को पढ़ा जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। त्रिभाषा फार्मूले का जहां भी कहीं लागू हुआ है उसका दुरुपयोग इस तरीके से किया गया कि दक्षिण या पूर्व की भाषाओं को न पढ़ते हुए, और सदुपयोग इस रूप में किया गया कि संस्कृत को उससे थोड़ा बढ़ावा मिल गया और तीसरी भाषा के रूप में भी संस्कृत को ही प्रश्रय दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि संस्कृत चूंकि इतनी उपयुक्त, इतनी सरल और इतनी सहज है, चूंकि वह हमारे आचरण से जुड़ी हुई है, हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई है, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई है, इससे हमारे लिए वो सर्वाधिक सरल भाषा लगती है। यही वजह है कि संस्कृत को हम चाहे अनचाहे अपनाने के लिए विवश होते हैं, हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। हम में कहीं ना कहीं उससे एक विशेष लगाव मिलता है, दिखता है। मैं बात कर रहा था कि नई शिक्षा नीति में जो नया प्रस्ताव दिया गया है उसमें जिस बात पर बल दिया गया है वो यही है कि चूंकि विद्यार्थी में संप्रेषण कौशल का विकास ज्यादा जरूरी है। विद्यार्थी, ऐसा माना जाता है कि प्राथमिक स्तर तक विद्यार्थी को यदि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, जो भी उसकी मातृभाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, जो भी मातृभाषा हो, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो उसमें कुशाग्रता ज्यादा आ जाती है, उसकी बुद्धि, उसका विवेक बहुत तेजी के साथ पनपता है। यह सच्चाई है, इस सच्चाई को वैज्ञानिक खोजों के द्वारा सिद्ध किया गया है। इसीलिए भारत सरकार भी यह मानती है, या नई शिक्षा नीति यह मानती है जो अभी प्रस्तावित है, कि शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर तक क्षेत्रीय भाषाओं को या कि विद्यार्थी की अपनी मातृभाषाओं को रखा जाए। उससे निश्चित रूप से यह फायदा होगा कि जो भी अन्य भारतीय भाषाएं हैं, मतलब आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, जिसको मैं कहूं कि मराठी क्षेत्र में हम लोग हैं, तो मराठी जिस तरीके से सिर्फ यह समस्या जिसको हम कहें कि
लुप्त होने की समस्या सिर्फ संस्कृत के साथ नहीं है, या संस्कृत ही कम नहीं होती जा रही है इस भौतिकवादी युग में, बल्कि संस्कृत के साथ साथ भारतीय भाषाएं भी, अन्य भारतीय भाषाएं, जिसमें हिंदी के बारे में मैं कहूंगा कि हिंदी कतई कम नहीं हो रही है, हिंदी चौगुना बढ़ रही है, लेकिन अन्य भारतीय भाषाएं, चाहे वह मराठी हो, चाहे वह तमिल हो, चाहे वह तेलुगु हो, चाहे वह मणिपुरी हो, चाहे वह नागालैंड की अपनी भाषा हो, ये भाषाएं जरूर सिकुड़ती जा रही हैं। चाहे वह असमी हो, ये भाषाएं सिकुड़ती जा रही हैं। इनके सिकुड़ने का एक कारण यही है कि इन भाषाओं ने अपने स्पेस को छोड़ दिया है अंग्रेजी के लिए। हिंदी के विरोध के नाम पर, या कहना चाहिए कि एक भारतीय भाषा का वर्चस्व कायम हो जाएगा, ऐसे एक आशंका जो राजनीतिक रूप से व्यक्त की गई है, उस आशंका के तहत कहीं ना कहीं यह माहौल निर्मित हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को जरूर यह समझना चाहिए कि हिंदी वर्चस्व की भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जो सभी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर के चलती है। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा में इतनी ज्यादा आत्मसात करने की प्रवृत्ति हो जितनी हिंदी और संस्कृत की है। संस्कृत ने भी तमाम शब्दों को लिया है, लेकिन हिंदी की प्रवृत्ति उससे भी इस मामले में कई गुना ज्यादा है। उसने अरबी, फारसी, तमिल, तेलुगु, मतलब जितनी भारतीय भाषाएं हैं, इन भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं को भी अपनाया है। और इन भाषाओं को अपनाने का कारण यही है कि आज हिंदी भाषा निर्विवाद रूप से पूरे देश में एक ऐसी भाषा के रूप में व्यवहार में आ रही है जिस भाषा का कोई विकल्प, विरोध एक अलग पक्ष है, विरोध के तमाम राजनीतिक निहितार्थ होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी का कोई विकल्प इस समाज के समक्ष, भारतीय समाज के समक्ष नहीं है। विद्यार्थियों की दृष्टि से इसलिए हिंदी उपयुक्त है, जरूरी है, क्योंकि हिंदी का अध्ययन, हिंदी का पठन पाठन पिछले, मुझे लगता है कि लगभग 2 दशकों से रोजगार की तरफ भी बढ़ा है। पहले 2 दशकों के पहले यह स्थिति जरूर थी कि हिंदी में या हिंदी विषय को लेकर के पढ़ने वाला विद्यार्थी केवल साहित्य का थोड़ा बहुत जानकार बन पाता था। कविता, कहानी, उपन्यास या जो विधात्मक हमारे यहाँ साहित्य है, उसी विधाओं के साहित्य तक वो सीमित रह जाता था। लेकिन विगत 2-3 दशकों में, खासकर 2 दशकों में, हिंदी को रोजगार के साथ जोड़ा गया है और रोजगारोन्मुख भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ही इस संदर्भ में ऐसी तमाम पहल की है जिसमें इसका हिंदी का जो नया स्वरूप विकसित किया गया है, जिसको हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, जिसको हम लोग कार्यालयीन व्यवहार की हिंदी कहते हैं या कि प्रशासनिक व्यवहार की हिंदी कहते हैं। इस कार्यालयीन, प्रशासनिक या समग्र रूप में कहें कि प्रयोजन मूलक हिंदी, जो हमारे जीवन के प्रयोजनों से जुड़ी हुई हिंदी है, जिस हिंदी का व्यवहार हम सामान्य, जिसको हम कहें कि इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि हम अपने सामान्य संप्रेषण कौशल, हम अपनी दक्षता को विकसित करने के लिए कर रहे हैं, वह हिंदी इस देश में, देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में आज की तारीख में पढ़ाई जा रही है। यहां तक कि आपके स्नातक के पाठ्यक्रम में भी उस हिंदी का कुछ न कुछ अंश अब अनिवार्य रूप से रखा जाता है, चाहे वह भाषा का कोई भी पाठ्यक्रम हो। चाहे मुझे लगता है कि आपके यहाँ जो भी, जैसे इसमें बीए के जो विद्यार्थी होंगे वे तो विशेष तौर से इसको पढ़ते होंगे। 20 या 25 नंबर या आखिरी का जो पोर्शन आमतौर पर सिलेबस में होता है, उसमें कहीं ना कहीं भाषा के प्रयोजन पक्ष की बात की गई है। और भाषा के प्रयोजन पक्ष से जुड़े हुए तमाम संदर्भ, चाहे वह पत्रकारिता का संदर्भ हो, चाहे वह विज्ञापन का संदर्भ हो, चाहे वह तकनीकी या कार्यालयीन या राजभाषा हिंदी के बारे में कुछ जानकारी दी गई हो, ये तमाम जानकारियां विद्यार्थियों को दी जाती हैं। इससे आशय हमारा यही है कहने का कि हिंदी वर्तमान दौर में हमारे देश में पठन पाठन में इस रूप में बहुतायत में आ रही है और कि उसमें भी रोजगार की संभावनाएं, असीमित संभावनाएं जन्म ले रही हैं। हम देखें कि यह तो सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की भी बात है कि भाषा संप्रेषण का जरिया है, संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का माध्यम यह जितना कहना आसान है, उतना ही उसको समझना या उसको अपनाना मुश्किल भी लगता है, क्योंकि संप्रेषण कोई बहुत चालू चीज नहीं है, बल्कि बहुत आसान सी चीज नहीं है। संप्रेषण के लिए हमें
वो विशेषज्ञता हासिल करनी होती है। संप्रेषण केवल बातचीत नहीं है। संप्रेषण का मतलब हम जिस भी कार्य क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र की अपनी तकनीकी जानकारी के साथ, और वह तकनीकी जानकारी हमारी अपनी भाषा में हो, जिस भाषा में हम उस तकनीकी व्यवहार को रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जब तक उसको, जैसे मान लीजिए कि हम हिंदी या संस्कृत में करना चाहते हैं, मराठी में कहना चाहते हैं, तो हिंदी, संस्कृत या मराठी में उस संप्रेषण कौशल को जब तक हम नहीं ले आ पाते हैं, जब तक उसमें इतनी दक्षता हमें या इतनी प्रबुद्धता नहीं आ पाती है कि हम उसका व्यवहार अपनी भारतीय भाषाओं में कर सकें, संस्कृत, हिंदी या कि मराठी में कर सकें, तब तक मुझे लगता है कि संप्रेषण कौशल का भाषाई रूप में वो महत्व हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मेरा यह विशेष आग्रह है कि संस्कृत और संस्कृत के साथ साथ हिंदी केवल हमारे देश में व्यवहार के लिए ही सरल नहीं है, बल्कि पठन पाठन के लिए भी। विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी आपकी किसी भी दूसरी भारतीय भाषा की अपेक्षा कहीं ज्यादा सरल है। हिंदी के अध्यापक के नाते मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब किसी दूसरी भाषा से मेरा कोई दुराव नहीं है, लेकिन हिंदी के अध्यापक के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी हमारे लिए ज्यादा सरल, ज्यादा सुगम और ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने वाली भाषा है। इसलिए हमें विद्यार्थियों को भी इस दिशा में प्रेरित करना चाहिए। और रही बात यह कि भाषाई विशिष्टता की, तो जो विशिष्टताएं संस्कृत के साथ कही जाती हैं, जिन विशेषताओं की चर्चा हम लोग संस्कृत के साथ करते हैं, जिस प्रकार से संस्कृत के उच्चारण में, संस्कृत के लेखन में किसी भी प्रकार का दोहराव नहीं है, किसी भी प्रकार का छुपाव नहीं है, जो दूसरी विदेशी भाषाओं में मिलता है। विशेषकर मैं जैसे कहूं कि अंग्रेजी में आप गो लिखते हैं तो जी ओ गो कहते हैं। उसी चीज को अगर आप अगर ओ का सूचक गो है, जी के साथ लग करके, ग के साथ लग करके, तो टू के साथ, ट के साथ लग करके, अगर हिंदी में टी को हम ट कहें तो ट के साथ लग करके टो होना चाहिए, लेकिन हम टो नहीं कहते हैं। एक तरफ हम गो कहेंगे, दूसरी तरफ उसको हम टू कहेंगे। तो यह जो एक तरह का कहना चाहिए कि भेद है, व्यवहार का जो भेद है, या व्यवहार का भेद न तो हमारे संस्कृत भाषा में है, न ही हिंदी भाषा में है। मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय भाषा में यह दोष नहीं है। तो यह दोष न होने के कारण, मतलब यह विशेषता हमारी होने के कारण, संस्कृत के जैसे ही हिंदी का व्यवहार भी हमारे लिए ज्यादा सरल और ज्यादा सुगम है। हम लोग, दिक्कत यह है कि उतना अभ्यास नहीं करते हैं, उतनी मेहनत नहीं करते हैं, उस आत्मीयता के साथ संस्कृत हो या कि हिंदी हो, उसको अपनाने की पहल नहीं करते हैं। जबकि दुनिया आज संस्कृत और हिंदी को मान रही है, उसके महत्व को मान रही है। आप देखें कि जितने भी अंग्रेजी माध्यम से आने वाली चीजें हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि उनको हिंदी में भी लाना पड़ता है। कहने के लिए हमारे कुछ मित्र कह सकते हैं कि नहीं, उसके पाठक हैं कहाँ, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए। आप लोग, कुछ प्राध्यापक मित्र भी यहाँ पे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यह पूछा जाना चाहिए कि इकोनॉमिक टाइम्स या कि बिजनेस स्टैंडर्ड अगर हिंदी में छप रहा है, अगर पाठक नहीं है तो छप किसके लिए रहा है? स्टार न्यूज अगर हिंदी में आ रहा है तो उसके पाठक हैं, उसके दर्शक हैं, तब तो आ रहा है। स्टार स्पोर्ट्स अगर हिंदी में भी कमेंट्री कर रहा है, तो हिंदी में कमेंट्री करने के लिए उसकी अपनी कुछ बाध्यताएं हैं। कहीं ना कहीं उसको उसका ऑडियंस, उसका दर्शक मिल रहा है, उसको दिख रहा है कि हमें कहां तक पहुंचना है और किनके पास तक पहुंच करके हम अर्थार्जन कर सकते हैं, कहां से हमें व्यावसायिक रूप से फायदा होगा। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हिंदी की अपनी उपयोगिता, उसकी महत्ता भारतवर्ष में सिर्फ विगत कुछ वर्षों में नहीं, बल्कि हमारे समझ से पूरे आधुनिक दौर में, जब से हिंदी प्रारंभ हुई है, जब से हिंदी वर्तमान स्वरूप में बननी प्रारंभ हुई है, क्योंकि हमारी हिंदी का तो इतिहास ही बहुत छोटा है, उसके पहले का इतिहास तो हमारी बोलियों का है, लेकिन वर्तमान रूप में जिस हिंदी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसका व्यवहार कर रहे हैं, वह हिंदी मुश्किल से 100-125 साल पुरानी है। पर यह 100-125 साल पुरानी हिंदी ने अपने आप को इस रूप में तैयार किया है, इतनी सक्षम हिंदी है कि उस हिंदी में आज दुनिया की किसी भी रोजगार के क्षेत्र में, दुनिया की किसी भी कार्य व्यवहार के क्षेत्र में वह हिंदी भी बराबर उसी रूप में स्वीकार या सम्माननीय है जिस रूप में दुनिया की अन्य भाषाएं हो सकती हैं। हाँ, इच्छा शक्ति के अभाव के नाते हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं या करने की पहल नहीं करते हैं। यह हमारा अपना दोष है, न कि हमारी भाषाओं का दोष है। मुझे लगता है कि हमने
जो समय मुझे दिया गया था उससे शायद थोड़ा सा कुछ अधिक ही ले लिया, यद्यपि मुझे भी 10 मिनट पहले ही अपने आप को ब्रेक रोकना था, क्योंकि एक दूसरी मीटिंग है। बहरहाल चलिए, अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ करके। बहुत सारी बातें इस पर हो सकती हैं कि बहुत सारे पक्षों को लिया जा सकता है। यहाँ चूंकि यह बीए के विद्यार्थी, आपके मतलब स्नातक के विद्यार्थी हैं, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो या बीएससी के विद्यार्थी हो, उन विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके सामान्य बातें ही हमें आपके समक्ष रखनी थी। केवल भाषाई महत्व को ही रेखांकित करना था, इसलिए हमने और इसके जो और विशद पक्ष हो सकते हैं, जिन पक्षों के बारे में और चर्चाएं होनी चाहिए या हो सकती है कभी किसी या सेमिनार इत्यादि के संदर्भ में अवसर पर, उस समय जरूर यह अवसर मिलेगा तो लोग करेंगे और विद्यार्थियों को रूप से उसको कुछ अधिक जानकारी मिल पाएगी। मैंने अपने स्तर पर मुझे जो कहना था या मैं जो कह सकता था इस सीमित समय में वह आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया, पल्लवी जी या पंडित मैडम, सुधा जी, आपके प्राचार्य महोदय, आप सभी के प्रति, विद्यालय परिवार के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस सिलसिले को बनाए रखेंगे। आगे कभी भी ऐसे अवसर आते हैं जहां पर कि हम भाषा के लोग जुड़ करके मिल करके कुछ काम कर सकें, तो निश्चित रूप से आप हिंदी विभाग को याद कीजिए। हम तो ये चाहेंगे कि आपके महाविद्यालय के तत्वावधान में भी हमारे विद्यालय, हमारे विभाग के साथ संयुक्त रूप से कभी किसी आयोजन, बड़े आयोजन की कोई भूमिका बन सकती है, कुछ प्रयास किया जा सकता है। आपके प्राचार्य महोदय यदि इसकी इजाजत देंगे तो जो भी भाषा के शिक्षक हैं उनसे हमारा आग्रह है कि वे इस संदर्भ में भी भविष्य में विचार करें और यह अवसर प्रदान करेंगे, हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पांडे सर ने संस्कृत भाषा का महत्व अत्यंत सुंदर उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है और साथ ही भाषा के महत्व को रोजगार की संभावनाओं के माध्यम से रेखांकित किया। वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या जो रोजी रोटी की समस्या है, उसको एक बढ़िया रोजगार दे पाने में आज जो भाषा समर्थ है और मीडिया, जैसे न्यूज चैनल, समाचार पत्र, दूरदर्शन के सारे चैनल और सिनेमा के साथ साथ प्राध्यापक, राजभाषा अधिकारी, अनुवादक आदि आदि कितने रोजगार आज भाषा कौशल के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं, सर ने बहुत सुंदरता से बताया है। और साथ ही सर ने स्वीकृति दे दी है, प्राचार्य सर ने, कि बिल्कुल आगे भविष्य में जो भी होगा साथ करने की कोशिश करेंगे। अब अंतिम चरण पे आ चुके हैं मित्रों, अब हम लोग आ गए हैं आज के चिंतन सत्र की अंतिम कड़ी पर, कृतज्ञता ज्ञापन की ओर। मैं डॉक्टर प्रियंका पंडित मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे हिंदी और संस्कृत के इस सम्मिलित कार्यक्रम का आभार दर्शन करें। थैंक यू सुधा मैम। आभार हृदय को हृदय से जोड़ने वाली ऐसी भावना है जिसे सिर्फ शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है, फिर भी मैं इस कठिन कार्य को करने की कोशिश कर रही हूँ। पूर्ण विनम्रता के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर मनोज पांडे सर के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय तथा सभी सहयोगी प्राध्यापक गण, सभी प्रशासकीय कर्मचारी वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी वृंद और प्रिय विद्यार्थी गण, आप सबके प्रति हृदय से आभार व धन्यवाद। संस्कृत व हिंदी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका के लिए डॉक्टर पल्लवी मैम तथा उत्तम संचालन हेतु डॉक्टर सुधा मैम का मैं प्रियंका पंडित हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जाने अनजाने कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा चाहूंगी। एक बार पुनः सभी का आभार व धन्यवाद। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ।